इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। तो अगर पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते थे कि कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, तो यहां से आर डिस्टेंस पर अगर किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, तो मैंने आपको बताया था क्या कि भाई करो क्या कि टेस्ट चार्ज अपने पॉकेट से निकालो और उस पॉइंट पे क्या करो, रख दो। अगर तुम फोर्स लगाओगे तो कूलॉम्स लॉ कहता है क्या कि फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस जो होता है वो k टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज बाय डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर बिटवीन देम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि E इक्वल टू जो होता है ये आपका कितना F बाय क्यू नॉट। यही चीज मैंने बताया है कि फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां से अगर हम लोग F का वैल्यू पुट किए थे तो ये निकला था हमारा के क्यू बाई कितना आर स्क्वायर। ये था कूलॉम्स लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पॉइंट चार्ज के कारण। इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई थी वो बताई थी क्या कि ये फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इस कहानी में मैंने आपको याद करवाया था क्या कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर एक टर्म आएगा आपके लिए क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक टर्म आएगा क्या तुम्हारा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां नाम से ही तुमको क्लियर पता चल रहा है क्या कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि हर जगह कैसा हो, एक जैसा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हर जगह कैसा हो, एक जैसा हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे कि इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट, कि क्या रहे कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर थ्रू आउट क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। ये क्यों, इस चीज का हम लोग बात करेंगे जब आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कैसे दिखाएंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, हर जगह एक जैसा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा एक जैसा रहेगा और कैसा लाइन रहेगा, पैरेलल लाइन रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो कैसा, एक जैसा। तो तुम कहोगे कि सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल कैसे है? आप बताइए कि इस पॉइंट चार्ज से हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट चार्ज के जितना नजदीक आते जाएंगे आर का वैल्यू क्या होता जाएगा। मतलब हर अलग अलग पॉइंट के लिए आर का वैल्यू क्या होगा, और आर का वैल्यू जब अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा। इसका मतलब सर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए एक तरीका होता है क्या, मैं अभी शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आगे और इसको डिस्कस करूंगा। क्या कि हम लोग क्या करें कि दो प्लेट ले लें, और ये दो प्लेट ले लें कैसा, तो बहुत बड़े एरिया का प्लेट ले लें। एक प्लेट को आप क्या करिए कि पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए, और एक प्लेट को आप क्या करिए, नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए। एक प्लेट को क्या करिए, नेगेटिवली चार्ज। अब आप बताइए कि आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होता है। तो ये बताओ कि इस बीच में अवे फ्रॉम द चार्ज कुछ ऐसा होगा और टुवर्ड्स द चार्ज कुछ ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम है और नेगेटिव चार्ज के कारण टुवर्ड्स द चार्ज। दूसरा भी कैसे बनेगा, ऐसे, मतलब इस तरीके से क्या होगा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट जनरेट किया जा सकता है। कब, जब इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग मान लें कि x रहे, और इस प्लेट का जो एरिया है इस एरिया को हम लोग a बोल दें, और इस डिस्टेंस x के रिस्पेक्ट में जो इसका एरिया हो वो बहुत ज्यादा हो, तो इस बीच में जो फील्ड बनेगा वो कैसा फील्ड बनेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब देखना कि ये पूरी कहानी मैं तुमको पढ़ा क्यों रहा हूं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक ये सब चीज हम लोग कहीं ना कहीं पहले पढ़ चुके हैं और इसी सारे टॉपिक्स का यूज करेंगे। इसमें थोड़ा मैकेनिक्स हम लोग मिलाएंगे और जब मैकेनिक्स मिलाएंगे तो हम लोग आज बात करेंगे क्या, आज हम लोग बात करेंगे क्या, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को रखेंगे तो पॉइंट चार्ज कितने का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जरा सा देखो थोड़ा देर के लिए कि हम लोग मानते हैं क्या कि अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसकी इंटेंसिटी हम लोग मान लेंगे कितना, कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है ये है कितना, E। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन से हम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूर इधर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा सोर्स होगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का, जिस पॉजिटिव चार्ज से ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबे जा रही है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इधर कोई ना कोई सोर्स होगा नेगेटिव चार्ज का जिसमें जाकर के मिलने जा रही है। ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं बस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो कि अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखेंगे प्लस क्यू को, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा। मान लो थोड़ा देर के लिए कि अगर कोई नेगेटिव का सोर्स भी इधर है तो ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब कि इस प्लस क्यू पर इधर के तरफ कहीं ना कहीं एक फोर्स लगेगा, क्या, F। मान लेते हैं F। अब देखो कि अगर मान लो कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कहीं पर एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखे हुए तो ये पॉजिटिव इस माइनस क्यू को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और इधर वाला नेगेटिव इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है ये कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लगने वाला है कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैं इस पॉजिटिव नेगेटिव को जो समझने के लिए हम लोग रखे थे इसको क्या कर देता हूं, यहां से हटा देता हूं। अब हमारा आज का सवाल ये है कि अगर इस बीच में ये चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन में वी नो दैट कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोग E इक्वल टू क्या लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट क्या चीज, चार्ज। देखो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है दोस्त, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, फोर्स कितना लग रहा है और चार्ज कितना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जरा सा क्यू को इधर लेके आ जाओगे तो तुम्हारे पास ये सवाल आएगा क्या कि जो F इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा, QE। इसका मतलब कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन हो कि ये कितने इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें हम कितना बड़ा चार्ज रखें, ये Q का वैल्यू भी पता हो, तो इस Q पर ये फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स के बारे में हम लोग F इक्वल टू QE से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो तुम देखो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। क्यों लग रहा है ये मैं आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाकर के मिलती है। तो आप मानिए कि अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, थोड़ी देर के लिए निकल रही है, इसका मतलब जरूर इधर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट नाम का कुछ ना कुछ होगा जो क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाकर के मिल रही है, इसका मतलब सिंपल सा बात ये है क्या कि इसमें जो है तो कहीं ना कहीं इधर एक नेगेटिव चार्ज नाम का कोई सोर्स रहा होगा, ऐसा हम कल्पना कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
तो हम लोग ये बात कह सकते हैं क्या कि द फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी है भाई, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसका प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो प्रॉपर डायरेक्शन होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा? अगर पॉजिटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का? क्यूई का। और अगर नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का? क्यूई का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस बात को हम लोग अगर जिक्र करके लिखेंगे अगर इस बात को हम लोग जिक्र करके लिखेंगे, द पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है आपका, एक्सपीरियंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ठीक ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं बता रहा था अभी कि अगर हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर हम चार्ज प्लस क्यू को रखते हैं, तो ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का? क्यूई का। और अगर हम कोई नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कितने का? माइनस क्यूई का। आप इस बात को ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप देखिए कि अगर F इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं QE, तो चार्ज तो स्केलर है मेरे भाई, चार्ज स्केलर है, इसका मतलब कि जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा? फोर्स का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम इसको प्लस QE रखते हैं तो तुम देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो फोर्स लगेगा चार्ज पर, वो किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगन। लेकिन अगर हम इस F को हम माइनस Q रखते हैं और E, तो तुम ध्यान देना इस F को हम लोग Q इंटू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड E रख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, और माइनस साइन क्या बता रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बातें तो समझ में आ गई क्या कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में हम लोग रखेंगे तो उस पर चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? QE के बराबर में। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कि ये अगर चार्ज पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मास होगा। और न्यूटन्स का सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन होगा। F इक्वल टू में पढ़े हुए हो कि नहीं? अब हम वहां डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। जो लोग हमसे पढ़े हुए हो वो तो पढ़े हुए होगे, जो नहीं पढ़े हुए होगे वो भी पढ़े हुए होगे। क्योंकि कई बार ऐसा सवाल आता है ना कि क्लास में पूछो, बताओ भाई A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो लड़का हाथ खड़ा करके कहेगा सर हम कॉमर्स वाले हैं। अबे साले पहली क्लास से कॉमर्स पढ़ रहे थे क्या? 5वीं क्लास में A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ना है, 9वीं क्लास में न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन करना है ना? तो इन सारी चीजों का क्या करना है? ध्यान रखना है। आपको क्या बोले कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो कि हम लोग थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपको डिस्कस करते हैं क्या कि मान लेते हैं क्या कि लेट अ चार्ज्ड बॉडी हैविंग चार्ज Q एंड मास M, कि कोई भी चार्ज बॉडी है उसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो हम लोग मान लेते हैं क्या कि कोई एक चार्ज बॉडी है जिस पर चार्ज है कितना Q का और उसका मास है कितना M का, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या किया गया है कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। और ये जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इंटेंसिटी है कितना? E। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमने अभी तक क्या जिक्र किया है
कहा है क्या कि आपको आपके सामने में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। जो चार्ज पार्टिकल मान लीजिए अगर प्लस क्यू है तो भी डिस्कस करेंगे और अगर माइनस क्यू है तो भी डिस्कस करेंगे। अगर ये चार्ज पार्टिकल आपका प्लस क्यू है तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और अगर ये माइनस क्यू है तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अभी तक मैंने आपको बताया है कि ये फोर्स भी किसके बराबर में होता है, क्यूई के बराबर में, और ये फोर्स भी किसके बराबर में होता है, क्यूई के बराबर में। इतनी बातें तो आप जानते हैं। अब बताओ कि अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का बात करें, अगर हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉज का ऑफ मोशन का बात करें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, तो न्यूटन्स सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से हम लोगों को फोर्स का डेफिनेशन मिलता है। फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज, कैसे है फोर्स डिफाइंड, तो F इक्वल टू किसमें, एम ए में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो F जो होगा वो किसके बराबर में, QE के बराबर में। तो अगर हम लोग यहां से ये वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, वी नो दैट, हम लोग ये जान रहे हैं क्या कि हम लोग जान रहे हैं ये बात क्या कि जो अपना F होता है वो किसके बराबर में होता है भाई, QE के बराबर में होता है। अब देखो दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब RHS बराबर हो जाएगा तो MA इक्वल टू QE लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब MA इक्वल टू QE लिखेंगे, जब MA इक्वल टू QE लिखेंगे तो एक्सीलरेशन जो हमारा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, QE बाय M के बराबर में। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। मैं क्या बोला कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में QE, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब दिमाग में 11th वाली बात आ गई कि सर आपने पढ़ाया हुआ है 11th में क्या कि कोई भी बॉडी अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो निश्चित है कि उसमें एक्सीलरेशन होगा, उसके वेलोसिटी में चेंज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब वेलोसिटी में चेंज होगा इसका मतलब एक्सीलरेशन होगा। तो जरा सा मुझे बताइए कि अगर वो एक्सीलरेशन होगा तो कितने का एक्सीलरेशन होगा। तो मैं बोला क्या कि बेटा मान लो कि ये जो बॉडी है उसका मास है कितना, m, उस पर चार्ज है कितना, q, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें रखा हुआ है। तो हम लोग ये कहानी तो पहले से पढ़ के रखे हुए हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने ये कहानी पढ़ी है। तो ये कहानी कहता है क्या कि फोर्स QE के बराबर में होगा, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है कि फोर्स मास और एक्सीलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर में होगा। दोनों तो एक ही फोर्स है ना, तो दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब MA किसके बराबर में हो जाएगा, QE के बराबर में, और यहां से एक्सीलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल कितना निकल के आएगा, QE के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये A जो है आपका, ये जो A है ये क्या है, ये है आपका एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो वो कितने का एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जरा सा ध्यान देना कि फिर एक्सीलरेशन भी है वेक्टर, एक्सीलरेशन भी है वेक्टर, पढ़े हुए कि नहीं। F इक्वल टू कितना, MA। तो भाई मास तो स्केलर है, तो एक्सीलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो डायरेक्शन किसका होगा, फोर्स का। और फोर्स के डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन लगेगा और फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहां पर ये बात भी मेंशन कर सकते हैं क्या कि जो डायरेक्शन होता है किसका, एक्सीलरेशन का, ठीक ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ किस चीज के, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब कि पॉजिटिव के कारण इन द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के कारण इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतने बातों में कोई दिक्कत? तो आपको सीधे सीधे याद रखना है कि अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को जिसका मास m है, जिस पर चार्ज q है, को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा QE के बराबर में और एक्सीलरेशन कितने के बराबर में होगा? QE बाई m के बराबर में। इतनी बातों में कोई दिक्कत है क्या? नहीं कोई दिक्कत है। मैं आपको अभी बता रहा था क्या कि भाई साहब अगर अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि मेटल का 2 प्लेट लिया, है ना, और इस मेटल के 2 प्लेट में क्या किया कि एक को पॉजिटिवली चार्ज कर दिए और एक को क्या कर दिए? नेगेटिवली चार्ज कर दिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिए, हर जगह एक जैसा चार्ज। तो अगर एक को पॉजिटिव चार्ज कर देंगे और एक को नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो हमको ये बात पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर के मिलती है। तो अगर पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में जाकर के मिलती है तो इस तरह का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक बात ये हो रही थी क्या कि हम चार्ज पार्टिकल को जा करके केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो अगर रख देंगे तो होगा यूं कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा और अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान देना कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ऐसे सोचना, तो अगर हम यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इसको पॉजिटिव वाला क्या करेगा? रिपेल करेगा, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो ये जाएगा किधर? नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर हम यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज रख देंगे तो इसको पॉजिटिव वाला क्या करेगा और नेगेटिव वाला क्या करेगा? ये किधर जाएगा? ये मान के चलना है कि इस बीच में जो स्पेस है ये स्पेस ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ये कैसा स्पेस है? ग्रेविटी फ्री स्पेस है। यहां पर ग्रेविटेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तीनों फोर्सेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं आपको बता रहा था कांस्टेंट से कंपेयर करके। तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा बहुत होगा भी तो उसको हम लोग क्या करेंगे? निगलेक्ट करके चलेंगे और मान के चलेंगे कि जो बीच का स्पेस है वो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जो टॉपिक है हमारा, इतना पढ़ाने का मकसद मेरा था केवल और केवल एक टॉपिक पढ़ाना। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। और इसमें हम लोग थोड़ा सा 11th के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, लेकिन उतना भी यूज नहीं करेंगे कि आपको समझ में नहीं आए। आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए कि अब हम लोग एक इसी टॉपिक पे बेस्ड एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने जा रहे हैं क्या कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे किस चीज का? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग बात करेंगे किस चीज का? मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए मैंने आपको क्या बोला है कि आप क्या करिए कि मेटल का 2 प्लेट लीजिए और इस मेटल के 2 प्लेट में एक प्लेट को क्या कर देना है? पॉजिटिवली चार्ज कर देना है और दूसरे प्लेट को क्या कर देना है? नेगेटिवली चार्ज। तो चलो भाई, एक प्लेट को हम लोग क्या किए? पॉजिटिवली चार्ज कर दिए और दूसरे प्लेट को हम लोग क्या किए? नेगेटिवली चार्ज कर दिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में आकर के। ये मैं जूम करके तुम्हारा बना दिया हूं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्चुअली ये दोनों क्या है? एक दूसरे के बहुत करीब है। बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं क्या कि इसका जो यहां से यहां तक का लेंथ है,
इसका जो यहां से यहां तक का ये लेंथ है, ये लेंथ है कितना, L, और इस दोनों प्लेट के बीच का जो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं, D। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आपके सामने में कहा क्या जा रहा है कि इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल को ठीक बीचों बीच रखे हैं। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को रखे हैं Q को। इस Q के बारे में आपको गिवन है कि इसका मास है कितना, M। बात समझ में आ रहा है? और इसको हम लोग यहां से v0 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंके हैं, और v0 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में फेंके हैं इस तरीके से कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना, d/2, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस कितना, d/2। ये ठीक बीचों बीच रखा हो। अब जरा सा ध्यान देना कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये रखा हुआ है तो पहले हम लोग इतना एजम्पशन के लिए लिख लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना एजम्पशन लिख लेते हैं। तो मैं यही साइड में लिख देता हूं क्या, कि लेट अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E if the mass of charge is small m। एक चार्ज पार्टिकल है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में गिवन है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर में है, E के बराबर में, और इस चार्ज पार्टिकल का मास है कितना, m। जरा सा सोचो कि अगर हम इसको ऐसे फेंकेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता यहां पर, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि भाई अगर किसी तरह का फोर्स नहीं लगे तो जो पार्टिकल जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, ना तो वो अपना वेलोसिटी चेंज करेगा, ना तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है, इनर्शिया का लॉ। तो अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये चार्ज पार्टिकल अगर v0 से चला तो इसको सीधे ऐसे चले जाना चाहिए था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर क्या होगा कि एक फोर्स काम करेगा, और ये फोर्स किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने का, F = QE का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो कि जब हम ऐसे इस पेन को अगर मान लो यहां से फेंकेंगे तो ये पेन क्या होगा, आगे भी जाएगा और धीरे धीरे, क्योंकि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ये मेरा जो है ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसके बारे में भी तुमको कह रहा है कि यहां पर जो है कोई तरह का ग्रेविटी नहीं है, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा ही कुछ है, कि क्या, कि यहां से हम इसको फेंकेंगे तो इसको चले जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या होगा कि ये धीरे धीरे नीचे भी आएगा और एक सर्टेन टाइम के बाद ये कहां गिर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरीके से जब हम इस चार्ज पार्टिकल को भी यहां से फेंकेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल भी सीधे जाएगा क्या, सीधे नहीं जाएगा। जैसे हम यहां से इस पेन को फेंकेंगे तो ये धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, उसी तरीके से आपका ये चार्ज पार्टिकल भी क्या होगा कि ऐसे आएगा और इस तरीके से क्या होगा, ये कुछ नीचे गिर जाएगा। तो इसको नीचे गिराने के लिए मैं करता हूं क्या, इसको मैं यहां से गिराता हूं और एकदम एंड पे गिरा, कुछ ऊपर भी चला गया, नहीं जाना चाहिए था, चलो मान लो, ठीक ना, ये ऐसे क्या होगा, नीचे चला जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो कि तुमसे पूछेगा क्या कि बताइए कि ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, ये अगर y है, एक चीज और देखना ध्यान से, अगर इसको धीरे से फेंकेंगे तो यहीं जाके गिर जाएगा, अगर और तेज फेंकेंगे और दूर जाके गिरेगा, बहुत तेज फेंकेंगे और दूर जाके गिरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये v0 कितना होगा इस बात पर ये डिपेंड करेगा कि ये कहां जाकर के गिरेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर इस बीच में आपसे पूछे कि बताइए कि ये जो डिस्प्लेसमेंट y है ये y कितना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो देखो कि यहां पर पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है वो दो डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन को हम लोग ऐसे मानेंगे x डायरेक्शन और दूसरे डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे, आपको पता होगा y ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ, x आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखना ध्यान से कि अगर हम लोग यहां पर मोशन का बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल टाइप का कुछ दिख रहा है। 11th में प्रोजेक्टाइल पढ़े थे और ये प्रोजेक्टाइल टाइप का ही कुछ दिख रहा है जिसमें पार्टिकल धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है
मतलब एक्स डायरेक्शन में भी चल रहा है, और धीरे धीरे नीचे भी आ रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन में भी चल रहा है। और जब भी किसी पार्टिकल का दो डायरेक्शन में मोशन होने लग जाए तो आपको एक टाइम पे केवल एक ही डायरेक्शन को कंसीडर करना है। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर जब 2 डायमेंशन में मोशन चल रहा है तो तुम ध्यान दो कि एक डायरेक्शन है हमारा, कौन सा डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन है हमारा कौन सा डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। हम लोग एक समय में एक ही डायरेक्शन का यूज करेंगे। मैं उम्मीद करूं कि आपको न्यूटन के इक्वेशन का मोशन v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या इसी को हम लोग v इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं, आता होगा। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम। और एक और इक्वेशन है s इक्वल टू कितना, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट। इतनी बातें आपको पता होगी। इतना बात में मेरे ख्याल से किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो कि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं और वाई डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं, और वहां से हम लोग क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। ये बताओ कि ये पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, कितने वेलोसिटी से, v नॉट से। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी का बात करेंगे तो ये हमारे पास गिवन है कितना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वाई डायरेक्शन में अगर हम लोग इनिशियल वेलोसिटी का बात करें तो कितना, वाई डायरेक्शन में ना ऊपर फेंका गया है ना एक्स डायरेक्शन में केवल फेंका गया, वाई डायरेक्शन में फेंका नहीं गया है, तो कितना हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, एक्स डायरेक्शन में अगर हम लोग एक्सीलरेशन का बात करें तो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है कितना, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे के तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है नीचे, तो जिधर फोर्स लगेगा एक्सीलरेशन भी उधर ही लगेगा। आगे की तरफ तो मैंने फेंक दिया और छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो एक्स में किसी तरह का एक्सीलरेशन भी नहीं लगेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में फोर्स कितने का, तो एक्सीलरेशन भी होगा, और एक्सीलरेशन कितने का होगा, क्यू बाई एम का। अच्छी बात यह है भाई साहब कि आप देखेंगे कि ये बॉडी नीचे के तरफ जा रही, तो नीचे के तरफ वाई में जा रही है, तो साइन पॉजिटिव लिखेंगे कि नेगेटिव लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे। इसका मतलब कि एक्सीलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो है वो माइनस कितने का, क्यू ई बाई कितने का। इतनी बातें आ रही है कि नहीं? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल यहां से यहां तक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसको कितना लिखेंगे, एल। और अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन का, तो इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, वाई, और वाई भी नीचे की तरफ है, तो कितना मानेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान देना कि टाइम के बारे में जरा सा जिक्र करें। तो आप सोचिए कि अगर मैं इस पेन को यहां से फेंकूं तो जितना देर ये हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेगा उतना ही देर तो नीचे भी आएगा कि नहीं आएगा, एक ही टाइम पे। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जितना टाइम होगा वाई डायरेक्शन में भी वही टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे इस पेन को अगर मैं यहां से फेंकूं तो मान लो कि वहां तक जाने में ये 5 मीटर डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल किया और 1 मीटर नीचे गया, तो 5 मीटर हॉरिजॉन्टल जाने में भी इसको 1 सेकंड का टाइम लगा, और 1 मीटर नीचे भी आने में कितना टाइम लगा, उतना ही टाइम लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टाइम चाहे एक्स डायरेक्शन का बात करें चाहे वाई डायरेक्शन का बात करें, दोनों केस में क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग इसमें मान लेते हैं कि टी एक्स में भी कितना लगा, टी, और टी वाई में भी कितना लगा, ये भी टी के बराबर में। क्यों कि एक ही पार्टिकल है और ये एक ही समय में एक्स में भी ट्रेवल कर रहा है और वाई में भी ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम दोनों के लिए क्या हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो कि यहां से अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s अगर x में लेंगे तो u भी x में लेंगे और a भी किस में लेंगे, x में लेंगे। जरा सा सबका वैल्यू पुट करो, s इन x डायरेक्शन कितने का है, l, u कितने का है, t कितने का है, प्लस 1/2 ax कितने का है, इंटू कितना, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा कितना हो जाएगा। यहां से t इक्वल टू अगर निकालें तो कितना निकल के आ जाएगा, t निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। अब जरा सा देखो यहां पर दो इक्वेशन लगाएंगे। एक इक्वेशन लगाएंगे क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर v y का लेंगे तो u भी किसका लेंगे और a भी किसका लेंगे,
ध्यान देना कि वी वाई हमको पता नहीं है, वाई डायरेक्शन में मैंने जो वेलोसिटी दी है वो कोई वेलोसिटी हमको पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब दूसरी बात यह है कि अगर हमको वी वाई निकालना है तो वी वाई इक्वल टू यू वाई हमको पता है कि कितने के बराबर में है, ए वाई भी हमको पता है कितने के बराबर में है, माइनस क्यू ई बाई कितने के बराबर में। इसका मतलब कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो हो जाएगा वो कितना, माइनस क्यू ई बाई कितने के बराबर में, एम के बराबर में। और ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो है ये किधर की तरफ है, पार्टिकल धीरे धीरे किधर गिर रही है, नीचे की ओर गिर रही। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मान लो कि किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे जो Vx है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा इस डायरेक्शन में, Vx, और Vy किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा। तो नेट वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ लेकर के चलोगे, अगर तुम पैरेललोग्राम लॉ लेकर के चलोगे तो तुमको नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ कैसा दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। और अगर तुमको पूछ दे कि ये एंगल जो है भैया ये एंगल है कितना, तो बताओ कि थीटा कितना होगा। तो इसी चीज को मैं क्या करता हूं, इधर बाहर निकालता हूं। आपके पास Vx पता है V0 के बराबर में, कि इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कभी बदलेगा ही नहीं, क्यों कि कोई एक्सीलरेशन नहीं है x में, तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, अभी भी 5 मीटर पर सेकंड से चल। कहां पे, इसमें, अच्छा यू वाई ही 0 होगा तो टाइम से मल्टीप्लाई होकर ये भी कितना हो जाएगा, ठीक ना, कोई आपत्ति? कहां पर बोल रहे हो, इस वाले में ये कितना था, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, यही ना। अच्छा टाइम छूट गया है, ए वाई डाल दिए हैं। चलो देखो, अब अगर यहां से वी वाई लिखना है तो यू वाई है हमारा कितना भाई 0, प्लस ए वाई है कितना माइनस क्यू ई बाई कितना एम, और टी का वैल्यू यहां से डाल दें क्या, एल अपॉन कितना V0। अब जो ये वी वाई हो जाएगा आपका, ये वी वाई कितना हो जाएगा, माइनस क्यू ई एल अपॉन एम भी कितना नॉट, सॉरी ये मेजर मिस्टेक हो गया था। अब ठीक है, V0 हमको पता रहेगा, मास पता रहेगा, Q पता रहेगा, E पता रहेगा, L पता रहेगा। अब जरा सा ध्यान देना कि मैं क्या बोल रहा था कि अगर हमको Vx और Vy दोनों चीज पता है तो Vx तो कभी बदलने वाला है नहीं, क्योंकि x में किसी तरह का एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो V0 से अभी भी जा रहा है, अभी भी कितने से जाएगा, V0 से ही जाएगा। तो अगर हम लोग Vx का बात करें, अगर हम लोग Vx का बात करें तो आप देखिए कि Vx ये हमेशा ही कितने के बराबर में, V0 के बराबर में। Vy ये अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं, माइनस क्यू ई एल अपॉन कितना एम भी नॉट। अब ध्यान से देखिए कि अगर यहां से ये नेट वेलोसिटी जो v है ये कुछ इस तरीके से जाए और ये एंगल बनाए थीटा, तो तुम वेक्टर का शिफ्टिंग पढ़े हुए हो कि नहीं पढ़े हुए? तो अगर इसी वेक्टर को मैं उठा करके यहां पर शिफ्ट कर दूंगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, Vy। इसी को क्या किया, उठाए और यहां पर शिफ्ट कर दी, तो शिफ्ट कर दिए तो ये कितना हो जाएगा Vy। अब इस ट्रायंगल में देखो कि अगर हमको tan थीटा लिखना है तो tan थीटा कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर जो कि है कितने के बराबर में, आप बाई बेस जो कि कितने के बराबर में, Vy और Vx आपको पता है कि नहीं पता है, तो tan थीटा यहां से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो कि y डायरेक्शन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का एक अलग फॉर्म भी लगा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान लेते हैं क्या, इन y डायरेक्शन बात कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं क्या कि लेट इन टाइम t, कि टाइम t में जो है तो द डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इज माइनस y। ध्यान देना कि तुम लोग कहोगे कि सर अगर यहां पर आपने जो डायग्राम बनाया अगर डायरेक्ट इस कॉर्नर पे आ जाए तब तो ये y d/2 के बराबर में हो जाएगा। हमको नहीं पता, हमको टाइम t के बाद मेरा पार्टिकल यहीं पर आया और हम चाहते हैं कि यही y कितना होगा ये बता दो। टाइम t के बाद मेरा पार्टिकल यहीं पर आया, क्यों कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये पार्टिकल धीरे धीरे किधर जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा। तो हम माने क्या कि किसी टाइम t के बाद जो इसका डिस्प्लेसमेंट था ये था कितना, और नीचे की तरफ था, इसीलिए कितना लिए, -1।
बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा कि अब यहां से हम लोग कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देना कि s y में लेंगे तो u भी किस में और a भी किस में, y में। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना, u y कितने का इंटू टी कितने का, t ही रहेगा, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन कितना माइनस क्यू ई बाई एम, तो कितना लेंगे माइनस क्यू ई बाई कितना m और इंटू टी स्क्वायर का मतलब कितना l बाई वी नॉट का। देखो तो 0 इंटू टी कितना हो जाएगा, मतलब कि ये निकल के आया कितना माइनस वाई इक्वल टू -1/2 क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट का कितना, माइनस से माइनस कट जाएगा और y इक्वल टू जो यहां से निकल के आएगा 1/2 क्यू ई बाई एम को एक साथ लिखिए और एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट के स्क्वायर को क्या लिखिए। अब देखिए तो ये क्यू ई बाई एम देखा देखा सा टर्म लग रहा है, एक्सीलरेशन होता है। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो कितना लिख सकते हैं y इक्वल टू 1/2, इसको लिखेंगे एक्सीलरेशन और इसको कितना लिखेंगे एल स्क्वायर अपॉन कितना वी नॉट का स्क्वायर। अब ध्यान देना कि यहां पर तुम देखोगे ध्यान से कि इस पूरे टर्म में लेंथ कांस्टेंट है, वी नॉट जिस स्पीड से फेंके हैं ये भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब y और एक्सीलरेशन ये दोनों बदलेगा कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा एक्सीलरेशन क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अब ध्यान देना ये बात कि y और a जो है, सो हम लोग यहां से देख रहे हैं क्या कि हम लोग अभी तक देखे हैं क्या कि y इक्वल टू जो आया है 1/2 ए एल स्क्वायर अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। तो यहां 1/2 एल और वी नॉट ये तीनों चीज जो है ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। लेंथ कांस्टेंट था, जितने स्पीड से मैंने फेंका था वो भी क्या था 1/2 भी क्या कांस्टेंट। इसका मतलब y जो है सो प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्सीलरेशन के। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, y किसके प्रोपोर्शनल, एक्सीलरेशन के। इसका मतलब क्या कि अगर y बढ़ेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा और अगर y घटेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जरा सा ध्यान देना कि हम लोग दो चीज पढ़े हैं, दो चीज क्या पढ़े हैं भाई, तो एक पढ़े हुए हैं क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग क्या पढ़े हैं F इक्वल टू एम ए का यूज किए हैं। और अगर आप 11th पढ़े होंगे तो आपको इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि मास जो होता है ये कैसा, अगर मास वेरिएबल होता था तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मैं अलग फॉर्म पढ़ाया था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरा चीज हम लोग क्या पढ़े हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्या पढ़े हैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़े हैं कि जो F इक्वल टू होता है वो कितना QE, ये भी कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब। इसका मतलब कि इसमें जो E का वैल्यू होगा ये कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब M और E क्या है, कांस्टेंट। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं कि y a के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर हम लोग एक्सीलरेशन का बात करें तो एक्सीलरेशन अभी कितना पढ़े थे, QE बाई कितना m, और QE बाई m पढ़े हैं तो इसमें हम अभी ही देख रहे हैं कि मास भी कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा। इसका मतलब कि Q और M में जो है सो आपका E और M ये दोनों टर्म जो है सो ये कैसा टर्म है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चार्ज जितना बड़ा एक्सीलरेशन उतना, और एक्सीलरेशन जितना बड़ा डिस्प्लेसमेंट उतना। चार्ज जितना छोटा एक्सीलरेशन उतना, और एक्सीलरेशन जितना छोटा डिस्प्लेसमेंट उतना। मतलब कितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा ये केवल और केवल एक बात पर डिपेंड करेगा, क्या कि ये चार्ज कितना हैवी है। अगर हैवी चार्ज है तो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, ज्यादा डेविएशन शो करेगा, और अगर छोटा सा चार्ज है तो ये छोटा सा डेविएशन और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी शो करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब यहां से हम लोग सीधा सीधा ये बात लिख सकते हैं क्या कि जो डेविएशन ऑफ चार्ज है, जो डेविएशन ऑफ चार्ज है, डेविएशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा। मैं अभी क्या बोल रहा था कि चार्ज जितना ज्यादा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा, और एक्सीलरेशन ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या। अगर चार्ज कम रहेगा तो भाई साहब एक्सीलरेशन भी क्या होगा, कम होगा, और एक्सीलरेशन कम होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, कम होगा। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको याद रखना है क्या, कि जो डेविएशन है y का वैल्यू है कितना ज्यादा डेविएट करेगा। एक हुआ क्या कि ऐसे है आराम से गए, ऐसे गए आराम से एकदम, एक है क्या ऐसे गए ऐसे गिर गए, तो ज्यादा डेविएशन कौन सो कर रहा है, नीचे वाला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये डेविएशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। चार्ज जितना बड़ा डेविएशन उतना अधिक, चार्ज जितना छोटा डेविएशन उतना कम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, कि आपके पास क्या कह रहा है कि मेटल का प्लेट है और इस मेटल के प्लेट के बीच में जो है, तो आपका ऐसे ही है, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और एक प्लेट जो है आपका नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। आपको क्या कह रहा है कि इस दोनों प्लेट के बीच में 3 चार्ज रखे हुए हैं, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2 और चार्ज नंबर 3। कह रहा है कि पहला चार्ज का जो मोशन है कुछ इस तरह का है, दूसरा चार्ज का जो मोशन है कुछ इस तरह का है, और तीसरे चार्ज का मोशन कुछ इस तरह का है। बात समझ में आ रहा है। ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है। आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई चार्ज 1, 2 एंड 3, कि बताइए चार्ज 1, 2 और 3 का नेचर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। और दूसरा बात क्या कह रहा है, ऑल्सो आइडेंटिफाई द हैवीएस्ट चार्ज। इसमें जो है सो हैवीएस्ट चार्ज कौन सा है। तो भाई साहब सीधा सा बात तुम देखो कि ऊपर वाला पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव वाले के तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला। इसका मतलब चार्ज 1 और 2 कैसा है, और नेगेटिव चार्ज के तरफ कौन सा बॉडी जाएगा, इसका मतलब चार्ज 3 कैसा बॉडी है। एक लाइन में कहानी क्लियर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां से ये बात हो गया क्या, कि आपका ये क्लियर हो गया क्या, कि जो आपका चार्ज 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 आर कैसा, नेगेटिवली चार्ज है, और जो चार्ज 3 है आपका, जो आपका चार्ज 3 है ये कैसा है, इज कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या। अभी मैं आपको क्या बताया हूं कि जिसका डेविएशन जितना कम होगा, जितना आराम से होगा, वो उतना छोटा चार्ज होगा, और जिसका डेविएशन रैपिड डेविएशन होगा वो कैसा चार्ज होगा, हैवी चार्ज होगा। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि ऑल्सो आइडेंटिफाई द, अब बताओ 1, 2 और 3 में रैपिड डेविएशन किसका है, 3 का। इसका मतलब जो है सो जो दूसरा पार्ट लिखेंगे, द डेविएशन ऑफ चार्ज 3 जो है आपका, द डेविएशन ऑफ चार्ज 3 इज रैपिड। रैपिड को सीधे सीधे लिखेंगे क्या, कि मैक्सिमम डेविएशन है। तो इट इज कैसा चार्ज होगा, तो इट इज हैवीएस्ट चार्ज। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो आपको यहां से कंक्लूड करके याद क्या सब रखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको यहां से कंक्लूड करके याद क्या सब रखना है। तो आपको याद रखना है क्या, पहला बात एक्सीलरेशन QE बाई m, फोर्स QE के बराबर में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जब ऐसे हम लोग किसी चीज को V0 से फेंकेंगे, तो V0 से फेंकेंगे तो x डायरेक्शन y डायरेक्शन में टाइम सेम लगेगा, और टाइम कितने का लगेगा, L अपॉन V0 के बराबर में। Vy कितना होगा, QE बाई L m अपॉन V0 के बराबर में। इसके बाद अगर थीटा निकालना पड़ जाए कभी तो ये, और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ जाए तो ये। यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या, कि जो डिस्प्लेसमेंट है आपका ये एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है कि एफ इक्वल टू एम ए में मास कांस्टेंट, और हम लोग जो पढ़े उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो भाई यू और एम कांस्टेंट हो गया, ई और एम कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा एक्सीलरेशन उतना, और एक्सीलरेशन जितना ज्यादा होगा डेविएशन उतना। चार्ज जितना छोटा होगा एक्सीलरेशन उतना, और डिस्प्लेसमेंट भी उतना। कहने का मतलब कि डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे डिपेंड किस पर करता है? कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा एक्सीलरेशन उतना ज्यादा डेविएशन, जितना छोटा चार्ज उतना कम एक्सीलरेशन उतना कम डेविएशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान देना, इस पर एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिखाया। एक और छोटा सा आप क्वेश्चन देखिए, डीसी पांडे सर के बुक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह के क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं? जेई में। इस तरह के क्वेश्चन कहां पूछे जाते हैं? नीट में। कह रहा है क्या कि आपके पास सेम सिचुएशन है, पॉजिटिव चार्ज है और इधर क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज है। कह रहा है क्या कि इसका जो लेंथ है, इसका जो यहां से यहां तक का ये लेंथ है, ये लेंथ है कितना? L, और इस दोनों प्लेट का जो बीच का डिस्टेंस है वो है कितना? D। ठीक बीच में एक चार्ज आपका रखा हुआ है प्लस Q, जिसका मास दिया हुआ है आपको कितना? M। ठीक बीच में मतलब कितना? D/2 पर, और इधर भी कितना? D/2 पर। अब ध्यान देना कि अगर इसको धीरे से हम भी नॉट देंगे छोटा सा, तो यहीं गिर जाएगा, और तेज फेंकेंगे यहां जाके गिरेगा, और तेज फेंकेंगे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में तुमसे क्या कह रहा है? इसको मान लेते हैं u वेलोसिटी से फेंका गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u such that it just cross the plates। कि ये क्या करे? u का वो मिनिमम वैल्यू बताइए जिसमें ये क्या करे कि इस L लेंथ के प्लेट को जस्ट क्रॉस कर जाए। बात समझ में आ जाए कि नहीं? तो अब देखो कि जब जस्ट क्रॉस कर जाए वाली बात होगी, तो जस्ट क्रॉस कर जाए मतलब यहां से यहां चले जाए, और जब यहां से यहां चले जाए तो अगर किसी तरह का फोर्स नहीं लगता तो ये ऐसे जाता, और जस्ट क्रॉस करने के केस में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर में? D/2 के बराबर में। अब देखो कि तुम टाइम निकाल लोगे। टाइम कैसे निकालोगे? u तो हमको पता ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहां से हमको मिनिमम वेलोसिटी u निकालना है। क्या करेंगे? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे, या v इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे। तो तुम ध्यान से देखो कि जस्ट क्रॉस किया तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर में? -D/2। और चार्ज q है और m है, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स किधर के तरफ लगेगा? F बराबर कितने का? और एक्सीलरेशन कितने का? QE बट्टा कितने का? M का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम लोग मोशन को कंसीडर करें किस में? मोशन को कंसीडर करें किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो तुम ध्यान देना कि y डायरेक्शन में अगर कंसीडर करेंगे तो हमको ux का कुछ पता नहीं है। अगर हम uy को देखें तो uy है अपना कितना? y डायरेक्शन में किसी तरह का नहीं। अगर हम लोग ay को देखें तो ay है कितना भाई? -QE बाई कितने का? अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन देखें तो कितना? -D/2। अब बात रह गया किसका? टाइम का। हमको टाइम पता इधर नहीं है, तो हम लोग x डायरेक्शन में अगर देखेंगे, मोशन इन x डायरेक्शन में, अगर हम लोग मोशन इन x डायरेक्शन में बात करेंगे तो x डायरेक्शन में ध्यान देना क्या सब हुआ है? ux कितने के बराबर में? u के बराबर में, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। दूसरा चीज क्या? ax कितने के बराबर में? x डायरेक्शन में कोई फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितने के बराबर में? L के बराबर में। यहां से तुम देखो कि अगर तुम s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे तो एक्सीलरेशन जैसे ही 0 हुआ है तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहां से जब टाइम निकालोगे तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर में है? u, और इंटू कितना? तो t इक्वल टू कितना निकल के आएगा? L/u के बराबर में। अब जब y डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओगे, s y इक्वल टू uy/t प्लस हाफ कितना? ay/t का स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना है? -D/2। देखते जाइए वहां से। इक्वल टू uy कितना है?
इंटू कितना +1/2, ए वाई है कितना माइनस क्यू ई बाई कितना इंटू टी का स्क्वायर, तो टी कितना निकाले हैं L/U के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देखिए कि -d/2 इक्वल टू -1/2 क्यू ई एल स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर के बराबर में। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, बच रहा है कितना, ध्यान देना सारे टर्म को इधर ले आओ यू स्क्वायर को छोड़ के, या इधर ही ले आओ, तो देखो कितना बचेगा डी एम यू स्क्वायर आ गया इधर। इधर कितना बचा क्यू ई कितना एल स्क्वायर, हमको यू निकालना है तो यू स्क्वायर को रहने दो, डीएम को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा क्यू ई एल स्क्वायर बाई कितना डीएम, और u निकालना है तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा √(DE)L स्क्वायर बाई कितना dm। ये QE था ना, ये कितना था QE_L स्क्वायर बाई कितना dm। और जब ये QE_L स्क्वायर बाई dm हो जाएगा, जब ये QE_L स्क्वायर बाई dm हो जाएगा तो देखिए तो L स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा √QE बाई कितना dm और इंटू कितना। आप ध्यान से देखेंगे तो QE बाई एम को ए भी लिख सकते हैं, तो u इक्वल टू कितना लिखेंगे √A बाई डी, √A बाई और इंटू कितना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अच्छा ये तो था हॉरिजॉन्टल वाला कि अगर हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तब क्या होगा। अगर तुमको कह देगा कि यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है ग्राउंड लेवल पे और ऊपर किसी एंगल पे फेंके तो कितना वेलोसिटी से फेंके कि ये जस्ट जाए फ्लोर को टच करे और वापस आ जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। छोटा सा सवाल है, अगले दिन करवा देंगे या फिर होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, दे दूं क्या, जरा सा सोच के आना प्रोजेक्टाइल से। सवाल है यूं कि ऐसे ही दो प्लेट है आपके पास, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेंथ है कितना L, ऐसे है नेगेटिव चार्ज, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितने का D का। कह रहा है यहां पर एक चार्ज है +Q रखा हुआ जिसका मास है कितना M, और यहां से ये U वेलोसिटी से फेंका गया है कितने एंगल पे, तो 37 डिग्री पे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या बोले सवाल में, L लेंथ का प्लेट है, D डिस्टेंस है दोनों के बीच का, चार्ज Q रखा हुआ है, U वेलोसिटी से फेंकना है 37 डिग्री पे ऊपर की तरफ। तो धीरे से फेंकेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा, और तेज फेंकेंगे और ऊपर जाएगा नीचे गिर जाएगा, और थोड़ा तेज फेंकेंगे जस्ट टच करेगा नीचे आ जाएगा। अगर बहुत कस के फेंकेंगे तो टक से लगेगा, टक से वापस आ जाएगा। तो बहुत तेज नहीं फेंकना है। कह रहा है क्या कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ U सच दैट जस्ट टचेस द फ्लोर, मतलब फ्लोर को टच करे और जस्ट वापस आ जाए, टक से जाए और टक से वापस आए, ऐसा वाला नहीं। तो आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ U such that it just touch such that it just touch the फ्लोर, जिससे ये क्या करे कि फ्लोर को जस्ट टच कर जाए। ध्यान देना कि मैक्सिमम हाइट इसको जाना पड़ेगा कैसे, इस तरीके से जाना पड़ेगा, और ये डिस्टेंस इसको कितना कवर करना पड़ेगा D के बराबर में, और यही क्या है मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल में कभी मैं H मैक्स का कुछ फॉर्मूला पढ़ाया होऊंगा, पढ़ाया हो कि नहीं। H मैक्स का फॉर्मूला कितना पढ़ाया हूं, 2u² sin थीटा बाय जो भी, हमको याद नहीं है। H मैक्स का फॉर्मूला देख लीजिएगा प्रोजेक्टाइल से, लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इतना बना करके आइएगा, नहीं बनाइएगा तो मैं अगले दिन बना दूंगा। और अगले दिन से अब लास्ट टॉपिक थ्योरी का इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग लेके चलेंगे एनालिटिकल में।